हेलो बच्चों। तो फाइनली भाई देखो, खुशी का इजहार, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब लिटरली बता रहा हूँ। बाकी मुझे किसी सब्जेक्ट में कोई डर नहीं, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। इसके पैटर्न पे बहुत डाउट था। एक्चुअली क्या है कि जो अगल बगल के कॉलेज हैं या जो लोग संपर्क में हैं, तो जब मुलाकात होती थी, बात होती थी, तो उनका कहना था कि इस बार से पीसीआई ने पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट में एमसीक्यू डाल दिया है ना। और सारे सब्जेक्ट में आ रहे हैं, इसमें नहीं आएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा, राइट। तो कहीं ना कहीं सस्पेंस दूसरा, तुम लोग भी जब पूछते थे कि सर इसमें एमसीक्यू नहीं आएगा क्या, तो मैं बोल जरूर देता था कि नहीं भाई इसमें एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन एक डर था। फिर थोड़ा इस जिसको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस काम आया कि भाई जो एमसीक्यू का पैटर्न है वो कौन लेके आया, तुम्हारा पीसीआई लेके आया। पीसीआई के सिलेबस में कहीं भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र ही नहीं है, राइट। फिर ये कहां से आया, ये आया यूपी बीटी से। यूपी बीटी से जैसे ही ये दिमाग में स्ट्राइक किया, 100% मैं श्योर हो गया कि भाई इसमें एमसीक्यू नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंटली बोल दिया नहीं आएगा। फिर बात किया कि भाई मैजिकल मॉडल पेपर की, है ना। मैजिकल मॉडल पेपर को लेके भी दिमाग में डर था कि मेरा मैजिकल मॉडल पेपर फंसेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मैंने एक दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि बेटा इसमें पढ़ खूब लेना, क्योंकि मैंने मैजिकल मॉडल पेपर जरूर बनाया है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, राइट। क्योंकि एक दिमाग में कहीं ना कहीं डर था, और लिटरली बता रहा हूँ मॉर्निंग से इतना टेंस था दिमाग कि जो मैंने बनाया है फंसेगा कि नहीं फंसेगा। क्योंकि मैंने पढ़ाया भी बहुत लिमिटेड है, पूरा टॉपिक भी नहीं कवर किया, लेकिन वही है ना कि मैजिकल मॉडल पेपर के नाम ही शायद मैजिक हो गया, और लगभग लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हो 80-90% क्वेश्चन वही आए। मतलब कुछ मेरे ख्याल से पूरे इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो 7 या 8 वीडियो मैंने बनाए थे, 7 या 8 वीडियो लिटरली बनाए थे, है ना। और 7 या 8 वीडियो में पूरा पूरा पेपर आ गया तुम्हारा। एक आधा क्वेश्चन शायद बाहर का था, बाकी सब कुछ ठीक। तो ये तो भाई खुशी की बात है कि भाई मैजिकल मॉडल पेपर ने मैजिक किया। अब देखो यहां तक बात ठीक है, बाकी मुझे सब्जेक्ट्स का डर नहीं है। अब देखो नेक्स्ट जो पेपर है ना, फार्मास्यूटिक्स का चल रहा है बच्चों का, कोई डर नहीं, बढ़िया पेपर होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है ना। अब जो तुम्हें सबसे ज्यादा, मुझे कोई डर नहीं है, तुम्हें जो सबसे ज्यादा डर है वो मैं बता रहा हूं, सेकेंड ईयर वाले फार्माकोलॉजी में, और फर्स्ट ईयर वालों को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इवन अगर देखा भी जाए तो सबसे ज्यादा सिलेबस सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में और फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट होता है, मतलब सबसे ज्यादा सिलेबस है कह सकते हो। दूसरी बात, सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही दो सब्जेक्ट हैं। मतलब केमिस्ट्री की बात अगर मैं करूं फर्स्ट ईयर में, तो मेरे स्टूडेंट 79 आउट ऑफ 80 भी लेके आए हैं, रिकॉर्ड है, ठीक। बहुत स्कोर करता है, तो वही कुछ खास चीजें जो तुम लोग गलतियां करते हो वो गलती ना करो। इसीलिए देखो क्या है ना, तुमने कितना भी अच्छा पढ़ लिया हो, कितना भी अच्छा, सही प्रेजेंट नहीं कर पाए, सही तरीके से लिख नहीं पाए। अब जैसे एक बच्चा है 2-3 दिन से परेशान है, कम्युनिटी फार्मेसी का जब से पेपर दे के आया, सर बीच में मेरे 2 पेज छूट गए हैं, राइट। तो ऐसी गलतियां मत करो। 2 पेज क्यों छूट गए भाई, बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। एग्जामिनर है, पर भाई हम कॉपी चेक कर रहे हैं, अब पेज खाली, हमने क्या किया, हम आगे 2 पेज में क्यों एक्स्ट्रा पलटूंगा भाई, वहीं से चेक करके क्लोज कर दूंगा। तो पेज छोड़ने का काम बिल्कुल मत करो, ये वो चीजें हैं, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में देखो, दोनों सब्जेक्ट काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों सब्जेक्ट एक ही टीचर को पढ़ाने चाहिए।
इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, है ना, तो इसमें स्ट्रक्चर आईयूपीएसी हो गया। वही कैटेगरी उसकी है, वही कैटेगरी उसकी है, मोड ऑफ एक्शन इसका भी वही है, उसमें भी वही है। काफी हद तक तुम सिलेबस दोनों का मिला लो, दोनों का सिलेबस मिलाओगे तो सिलेबस भी तुमको दोनों का लगभग सेम मिलेगा, दोनों का सिलेबस लगभग सेम मिलेगा। देखो इरेजर मैजिक वाली है ना, तो सब मैजिक ही मैजिक चल रहा है। शुरू करते हैं हम फार्माकोलॉजी से। फार्माकोलॉजी से शुरू करते हैं भाई। कुछ बारीक से पॉइंट हैं जो ध्यान रखना पेपर देने के टाइम पे। एक तो पहले एमसीक्यू करना, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुमको। एमसीक्यू जब करना तो एमसीक्यू को कई बार पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारी पढ़ने की आदत नहीं है। पढ़ते तो हो, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपी बीटी से मीन्स यूपी बोर्ड के पढ़े हैं, अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैंने पहले भी कहा था कि बाइलिंगुअल पेपर आएगा, लेकिन अब समस्या क्या आ रही, बच्चे क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि पेपर में फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, जो आसानी से नहीं दिखता है, खासकर रूम में अगर अंधेरा हो तो कई बच्चों के सेंटर्स पे लाइट चली जाती है, रूम बंद है तो अंधेरा हो जाता है, उस कंडीशन में उनको दिक्कत होती है। ये चीज एग्जाम के बाद हम लोग यूपी बीटी में डिस्कस करेंगे और ये विश्वास दिलाते हैं कि अगले साल से जब भी पेपर होगा आपको बड़े फॉन्ट साइज के पेपर मिलेंगे। इस पे हम लोग जरूर वर्कआउट करेंगे और सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। देखो जहां तक बात तुम्हारे भविष्य या तुम्हारी बातों की आती है तो ध्यान में रखी जाएंगी, अगर पॉइंट लीगल है तो ये तो हम लोग करवा सकते हैं ना, तो ध्यान देंगे इसको। एमसीक्यू कर लेना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, है ना, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, चूंकि देखो ये वो चीजें हैं जो तुमको साल भर नहीं, कोई नया देखे कि साल भर हमारे पास है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये एग्जाम से एक दिन पहले की बात बता रहा हूं, उन्हीं लोगों के लिए खाली फायदेमंद है, उन्हीं को इसको फॉलो करना चाहिए, पूरे साल जिसके पास है बिल्कुल नहीं। क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का नहीं याद आ रहा है, अगर तुमने मुझसे वाकई में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें मैंने क्लासिफिकेशन कुछ इसी तरीके से लिखाया है और ये चीजें ध्यान में मेरे थी कि अगले साल ये बच्चे फार्माकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो इस केमिस्ट्री से बहुत मदद मिलेगी। यही एक वजह है केमिस्ट्री में मैंने जितनी चीजें पढ़ाई, जितने टॉपिक पढ़ाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर टॉपिक में मैंने मोड ऑफ एक्शन, जबकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, वो तुमको यहाँ पे मदद करेगा। बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं जो मैंने केमिस्ट्री में बताया, तो तुम्हारे लिए ये कि जो क्लासिफिकेशन नहीं याद हो रहा है उस क्लासिफिकेशन के लिए तुम इसको रेफर करो, पुरानी पढ़ी हुई चीजें हो याद आ जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, कई बार होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं और आती हुई चीज भूल जाती है, कई बार भूली हुई चीज याद आ जाती है, लेकिन कई बार आती हुई चीज भूल जाती है। उस कंडीशन में तुमको क्या करना है, देखो फार्माकोलॉजी में बहुत कुछ ऐसा है जो काफी कुछ सिमिलर है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारी कैटेगरी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब भाई जैसे मैंने कई बार कहा, मान लिया जनरल एनेस्थेटिक की बात की जाए, जनरल एनेस्थेटिक की बात की जाए, ठीक, पूछ लिया गया जनरल एनेस्थेटिक, अब भूल रहे हो तुम इसका क्या क्लासिफिकेशन है। उसी के नीचे तुमने देखा होगा हिप्नोटिक सिडेटिव कैटेगरी है, पूछ लिया भूल गए। एंटी साइकोटिक है, एंटी कन्वर्जेंट है और भी नंबर ऑफ, और जितनी कैटेगरी हैं सब में यही है ना। हमने माना कि भाई ये ड्रग एक्टिंग ऑन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाली ड्रग्स हैं। इसी तरह ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल सिस्टम, है ना, ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, तो अलग अलग सिस्टम है। मान लिया ढेर सारी कैटेगरी और एक दो लिख लो, तुम भूल गए। अब इसमें जो भी ड्रग, देखो कुछ ड्रग स्पेसिफिक हैं, मैं उनकी बात नहीं करता कुछ, लेकिन मैंने क्या कहा कि जहां तुम भूल रहे हो
इन कैटेगरी में जितनी भी ड्रग्स हैं उनमें फर्क खाली डोज का है। किसका? डोज का। डोज का फर्क है। और इन सब कंडीशन में भाई हम यहां पे भी सीएनएस को डिप्रेस कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहे हैं, यहां पे भी डिप्रेस कर रहे हैं, यहां पे भी सप्रेस कर रहे हैं, यहां पे भी डिप्रेस या सप्रेस कर रहे हैं। भाई एंटी कन्वर्जेंट में पेशेंट ओवर एक्टिव हो गया तो उसको कंट्रोल में लेके आना है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल पार्ट है, पूरी बॉडी को एक साथ वो रिलैक्स कर देगा, कूल एंड काम कर देगा। ठीक। एंटी साइकोटिक कैटेगरी में भी यही है, ओवर एक्टिव है, उसको नॉर्मलाइज करना है। हिप्नोटिक सेडेटिव में क्या है? कूल एंड काम करना, ताकि पेशेंट सो सके। तो कब सोएगा? जब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। कब नॉर्मल होगा? जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉर्मल होने देगा। तो क्या है कहने का मतलब, समझ रहे हो कुछ भाई? अब देखो एक चीज आती है, तुम लोगों के दिमाग में एक मिथ क्या बैठा हुआ है। एक किताब सपोज करो तुमने पढ़ ली है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, जो कंफ्यूजन तुम्हें होती है। या कोई टीचर है XYZ किसी भी कॉलेज में, मैंने क्या है काफी ब्रीफ में पढ़ाया है, बहुत डिटेल में नहीं। क्यों? क्योंकि तुम डी फॉर्म कर रहे हो, और पढ़ाते समय मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूं कि तुम डी फॉर्म कर रहे हो। कुछ लोग बहुत डिटेल में पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वही टीचर बी फॉर्म में भी पढ़ाने जाते हैं, वही डी फॉर्म को भी पढ़ाते हैं। तो वो इस हिसाब से वीडियो बनाते हैं कि तो उनके वीडियो बी फॉर्म वाले को भी फायदा करें और डी फॉर्म वाले को भी फायदा करें। मैंने स्ट्रिक्टली डी फॉर्म के लिए बनाया, इसीलिए मेरा ब्रीफ है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे कॉलेज में टीचर हैं, उन्होंने मतलब 15-20 कैटेगरी लिखा दी, उसमें ढेर सारी ड्रग लिखा दी, आपने खाली 5 कैटेगरी लिखाई। डियर, वो मेजर कैटेगरी उतनी सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। दूसरा, किसी भी शॉप पे जाओ, उस शॉप पे जैसे फार्माकोलॉजी है, 4-5 राइटर्स की किताब खोल लो और कोई भी एक टॉपिक, कोई भी XYZ टॉपिक है ना, जो भी तुम्हारे सिलेबस में, उसको खोलो, सभी में वही चीज खोल के देख लो और क्लासिफिकेशन सबके आ जाओ। तुम लिटरली बता रहे हैं, कोई ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें सेम कैटेगरी होंगी। किसी में तुम देखोगे, किसी में तुम देखोगे कि भाई दो कैटेगरी, दो तो खैर नहीं ही होगा, है ना। किसी में 5 कैटेगरी हो गया, किसी में 4 हो गया, किसी में 8 हो गया, किसी में 12। वेरिएशन का लेवल देखो, 5, 4, 8, 12। किसे सही कहोगे? क्या तुम्हारे लिए सुटेबल है? किसी में 2 ड्रग लिखी हैं, किसी में 4 लिखी, किसी में 6 लिखी, किसी में 8 ड्रग लिखी हैं। कैसे डिसाइड करोगे कौन सी किताब की ड्रग हमको उठा के लिखनी है? मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, पढ़ो तुम चाहे जहां से, लिखो तुम अपने हिसाब से। नंबर ऑफ ड्रग्स अपने हिसाब से जितनी याद आ जाए, छोड़नी नहीं है। अभी मैंने ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताया, मैं कहता हूं कि सारी ड्रग्स उठा के देख लो, जितनी ड्रग्स हैं सब क्या कर रही हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने का काम कर रही हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो एक्टिविटी कंट्रोल हो रही हैं, उन एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कर रही हैं। तो जितने भी बॉडी के ऑर्गन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, उनको कंट्रोल कर रही कि नहीं? तो तुमको क्लासिफिकेशन भी याद हो गया, मींस भूल गए जनरल एनेस्थेटिक डोज बढ़ा के हिप्नोटिक सेडेटिव वाले लिख सकते हो। एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, सब जगह वही ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। फर्क कहां? डोज का। फिर दूसरी बड़ी चीज एक आती है डोज का, है ना, कि डोज कैसे लिखें, क्योंकि डोज संभव नहीं है, मैं भी मानता हूं कि नहीं याद कर पाओगे। राइट। लास्ट टाइम की बात है, जब एग्जाम के, जब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सेशन के शुरुआत में इस वीडियो को देखे, तो मैं उसको यही कहूंगा, बेटा बहुत समय आराम से याद कर लोगे। लेकिन जिन्होंने नहीं याद किया, साल भर नहीं पढ़े, उनको मैंने पहले भी एक बात समझाई थी। वो बात ये थी कि भाई डोज देखो पहले किस कैटेगरी की बात हो रही है, देखो पहले किस कैटेगरी की बात हो रही है, कैटेगरी पे जरूर ध्यान दो। ठीक, कैटेगरी पे जरूर ध्यान दो कि भाई अगर सपोज करो हिप्नोटिक के बारे में पूछ रही है ना, हिप्नोटिक सेडेटिव के बारे में बात की जा रही है, जो कि ध्यान रहे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में मिलेगा, पर कल के पेपर में, है ना। तो क्या है भाई, आपको क्या कूल एंड काम करना है और नेचुरल स्लीप को इंड्यूस कर देना है। कुछ कंडीशन में देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है इंड्यूस करना, एक होता है किसी सिचुएशन में इंड्यूस करना कि बंदे को नींद नहीं आ रही है, नींद लाना, ये बड़ा काम है। एक दूसरी चीज होती है
जो चीज है उसको मेंटेन रखना, मीन्स नींद उसको आ गई, हम नींद उसकी आती रहे, वो मेंटेन। तो इंड्यूस करना को बोलते हैं लोडिंग डोज। क्या बोलते हैं? लोडिंग डोज। और ये जो लोडिंग डोज होता है ये ज्यादा होती है, मतलब ये ज्यादा डोज होगी उसकी, ठीक। और एक बार भाई जैसे साइकिल शुरू में चलाने में ताकत ज्यादा लगती है, एक बार मूव हो गई तो जैसे किसी गाड़ी में धक्का लगाते हो तो शुरुआत में जब तक पहिया घूमता नहीं है तब तक काफी ताकत लगती है, लेकिन एक बार पूरा घूम गया तो बस इशारा करते जाओ और घूमता चला जाएगा। वही है, ये लोडिंग डोज है और फिर आगे मेंटेनेंस डोज है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लोडिंग के कि मेंटेनेंस के। डोज छोड़ के किसी भी, अब भाई कुछ लोग बिल्कुल ईमानदार हो जाते हैं, हमें नहीं आता हम नहीं लिखेंगे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। डोज बिल्कुल लिख के आना और जैसा मैंने बताया है वैसा ही करके आना। सबकी डोज, बहुत ज्यादा डोज तुम किसी में मत लिखना, किसी की mg में, किसी की 0.5 mg में, बस 10 20 50 mg तक मैक्सिमम। और जब भी बात जनरल एनेस्थेटिक या एंटीसाइकोटिक, ये सब हल्की फुल्की दवाएं हैं। NSAID वगैरह में तुम 100 mg 200 mg 250 mg तक जा सकते हो, लेकिन कम में भी रहोगे तो गलत नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि डोज भी अलग अलग है भाई, बच्चे के लिए अलग। भाई तुम जो डोज लिख के आओगे उसमें थोड़ी लिखने जा रहे हो कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। हमने हालांकि बताया है कि वहां मेंशन मत करना, 1 या 2 डोज लिख के आना, ठीक। तो और जो भी ड्रग है, अब कई बार ऐसा होता है सर कौन सी प्रो ड्रग उठे है, कौन सी ऐसी ड्रग है किसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उस वक्त तुमको जो ड्रग याद आ जाए उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिख देना। इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बताया जितने यूज हैं उतने इंडिकेशन लिखना, ठीक। कॉन्ट्रा इंडिकेशन 5-10 तो ऐसे ही बना बना के लिख देना। भाई किसी का भी अगर लीवर खराब हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई फीडिंग मदर है, कोई किसी की दूसरी दवा चल रही है, कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, कोई पहले से ही सीवियर बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसे पेशेंट को कोई भी दवा देने से पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। मींस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो दवाएं, हम ऐसे नहीं दे सकते, और देंगे तो उनके एडवर्स इफेक्ट होंगे, ये चीजें ध्यान रखना। फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो और बैक बहुत कम लगती है। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि बैक अगर लगी तो बहुत पेनफुल होते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतोगे तो बिल्कुल भी बैक नहीं लगेगी। जो चीजें मैंने बताई बहुत ध्यान से इनको समझना और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक। कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं, पहले इसी के बीच में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को लेके आ जाते हैं, राइट। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं हमारे, वो बहुत अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा पूरा साल बीत गया स्ट्रक्चर IUPAC में, तुमने बाकी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक। उसमें प्रॉपर्टीज पे तुम ध्यान नहीं देते। एक तरफ से शुरू करते हैं एक तरफ से, है ना भाई। सबसे पहले क्या करोगे, इसके भी पहले क्या करोगे, सबसे पहले शुरुआत में कोई ड्रग आएगी तो क्या लिखोगे, ब्रांड नेम लिखोगे, ठीक। ब्रांड नेम के बाद क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, IUPAC लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी लिखोगे, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज लिखोगे, ठीक। फिर क्या लिखोगे, स्टोरेज कंडीशन लिखोगे, है ना। स्टोरेज कंडीशन के बाद क्या लिखोगे, यूज लिखोगे, जो भी उसके यूज हैं। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे ऑफिशियल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। क्या लिखेंगे हम, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या फिर ऑफिशियल्स कह सकते हो, या फिर प्रिपरेशन कह सकते हो। मैंने इसीलिए टर्मिनोलॉजी चेंज की है क्योंकि इसके पीछे की वजह यही है, क्योंकि कई बार जैसे ब्रांड नेम को क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम को मार्केटेड प्रिपरेशन बोल देते हैं। मार्केटेड प्रिपरेशन अगर पूछ ले, अक्सर पूछ लेते हैं मार्केटेड प्रिपरेशन और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ड्रग की तुमको लिखनी है ना। मार्केटेड प्रिपरेशन
आरुष रिमोट है क्या तुम्हारे पास? मार्केटेड प्रिपरेशन और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, है ना, बात समझ नहीं? तो ये दो चीजें, मार्केटेड एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, बहुत ध्यान से समझना। तो जो मार्केटेड प्रिपरेशन है उसी को बोलते हैं ब्रांड नेम। वो नहीं, माउस है उसके पास, वो वहां से छेड़खानी कर रहा है। ब्रांड नेम और मार्केटेड प्रिपरेशन, है ना, दोनों सेम चीजें हैं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और ऑफिशियल प्रिपरेशन, इनमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मींस पूछता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, लिख के क्या आते हैं, मार्केट प्रिपरेशन। इसीलिए मैंने कहा ये क्लियर कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक ड्रग दे दी गई कि उनकी मार्केटेड और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लिखो, तो मिक्सअप मत कर देना। कितनी लिखनी है? 2 3 4, जो याद आ जाए उस वक्त। नहीं याद आए तो क्या, जो है ड्रग उसी की तरह के नाम बना के लिख देना। इतना नहीं किसी को याद रहता। उसी के तरीके की नाम, जो जिसका भी ब्रांड नेम पूछे, जिस ड्रग का, उठा के लिख देना हो, उसी तरह नाम बना के 2 2 4 4, कोई समस्या नहीं होगी। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो भी है, उसका इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन हो गया, यूएसपी से हो गया, टैबलेट है आईपी से हो गया, उसी का सिरप है, क्या है, आराम से बना के लिख दोगे। स्टोरेज कंडीशन, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। सारी ड्रग्स को हमें क्लोज कंटेनर में लिखनी है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे, कलर, कलरलेस, टेस्ट, टेस्टलेस, ऑर्डर, ऑर्डरलेस, ऐसा मत करना, है ना। और सॉल्युबिलिटी, सब पानी में घुलनशील है, तो ऐसा नहीं है। कुछ भाई अभी समय है तुम्हारे पास, कुछ एक टेबल टाइप बना लेना कि कुछ कलर्ड ड्रग्स हैं और कुछ ऐसी हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। वो किस में है, वो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, राइट। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे पकड़ जाते हो तुम। तो सेटिंग करनी है, लेकिन ऐसी जगह जहां पकड़े ना जाओ। दूसरी बात, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। बेटा अगर स्ट्रक्चर तुमको नहीं आता है तो कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा बना बनाया इंप्रेशन यहां से खराब हो जाएगा। देखो केमिस्ट्री का टीचर रहेगा, वो बाकी चीजें पकड़ पाए ना पकड़ पाए, एट द मोमेंट स्ट्रक्चर तुरंत पकड़ लेगा। तो अगर और स्ट्रक्चर में जरा सा भी बॉन्ड, जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप कॉपी चेक करने जाते हैं, तो आप ये बताइए जैसे क्या अगर एक आधा बॉन्ड, भाई हमने क्या किया, खूब बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया, है ना, खूब बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया और पूरे स्ट्रक्चर में कहीं एक आधा बॉन्ड गड़बड़ कर दिया, तो आप लोग क्या करते हो? तो भाई मैं अगर अपनी बात करूं या जनरली जो हमारे साथ के कलीग्स होते हैं उनकी बात करें, अगर नहीं पकड़ा तो पूरे नंबर, और पकड़ लिए तो 0 नंबर। मैथमेटिक्स का हिसाब किताब है, या तो पूरे या 0, बीच का नहीं होता। बच्चे कहते सर एक बॉन्ड ही तो है, थोड़ा शिफ्ट कर लेना। दूसरी बात, तुम लोग और बड़ी गलती क्या करते हो, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, है ना। तो यूजुअली क्या करते हैं, जैसे सपोज करो पिरिडीन की रिंग बनानी है ना, पिरिडीन की रिंग बनानी है, तो यहां पे नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग ऐसे ही बना देते हैं, ठीक ऐसे ही बना देंगे। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन को यहां लगा देते हैं। अब बताओ होना बेसिकली कैसे चाहिए? ये वो सिली मिस्टेक है जो तुम खूब करते हो। ये है आपका पिरिडीन, है ना। करते कैसे हो, इस तरीके से फ्यूरान बनाना है ना, कुछ इस तरीके से बना के कैसे आते हो, इस तरीके से। तो ये गलत है, ये गलत है, किसी एंगल से नहीं। भाई ये कहां हवा में लटका है क्या, कुछ लटकन कैसे, ये तो यहां का जो कार्बन है इसको रिप्लेस करके ये हेटेरो एटम लगा है। भाई तुम्हारी जो केमिस्ट्री उसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ज्यादा हैं, हेटेरो एटम्स लगे हुए हैं, तो ये तो यहां पे होना चाहिए कार्बन रिप्लेस करके।
इस जगह से क्या प्रतीत होता है? इस जगह से प्रतीत होता है कि यहां पे कार्बन भी लगा है और यहां नाइट्रोजन भी लगा है, तो हो ही नहीं सकता, राइट। फिर जल्दबाजी में करेंगे क्या? कुछ होशियार बच्चे रहते हैं। अब उन्होंने इतना तो बना दिया भाई, चलो ये, अब उनको ये नहीं ध्यान आ रहा है कि बॉन्ड कहां कहां लगाएं, तो वो होशियारी क्या करते हैं, ना इधर लगाए ना इधर, दोनों के बीच इधर लगा दिए, ठीक, ऐसे करके, मतलब किसी के ऊपर लगाते ही नहीं। अच्छा एक चीज और, कुछ बच्चे कहते हैं सर डिस्प्ले खराब हो गया क्या, साफ विजिबल नहीं है। तो बेटा जहां पे देख रहे हो वहां पे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो या एप्लीकेशन पे देख रहे हो, तो दोनों जगह रिजोल्यूशन का ऑप्शन है ना। जैसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो एडवांस सेटिंग में जाना, एडवांस सेटिंग में जाके तुम पिक्सल को ज्यादा नहीं खाली 480 कर देना, तुम्हारा डेटा भी यूट्यूब का कम खर्चा होगा, इंटरनेट का डेटा भी कम खर्चा होगा, और तुमको बोर्ड भी एकदम क्लियर दिखेगा, बराबर। तो कहने का मतलब ये चीजें ध्यान रखना, ये हम लोग बहुत पकड़ते हैं और बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तुम्हारी नजर में पूरे साल मेहनत करके बड़ी मुश्किल से ये कठिन कठिन स्ट्रक्चर याद करते हो बड़े बड़े, और लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी बेवकूफी से गलत कराते हो। बॉन्ड सही जगह लगाओ, एटम की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे लगाओ, आईयूपीएसी का बिल्कुल ध्यान रखो, हर चीजें बारीक बारीक पढ़ाते समय भी हम लोगों ने बता के रखी हैं। सुपर मॉडल पेपर और मैजिकल मॉडल पेपर कमाल देख रहे हो, हमने अभी बताया आपको, है ना, कि भगवान की दया से पेपर बहुत बढ़िया हो रहे हैं। फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एप्लीकेशन पे पढ़ा हुआ है, आराम से जाओ, और जितने पढ़े हैं इवन एप्लीकेशन पे 2 पढ़े हुए हैं, एक सुपर पढ़ा हुआ है और एक मैजिकल पढ़ा हुआ है। ये लगभग हमने 1.5 महीने पहले दे दिया था और बच्चों को कहा था इसको एकदम रट डालना, ठीक, और उसके बाद हमने दे दिया मैजिकल मॉडल पेपर, सारा कुछ इसी से आ जाएगा। लेकिन सपोर्ट में इसको अगर रखोगे तो मैं ये कहता हूं जो इसमें से 80% आने वाला है, इसको तुम मिला लोगे तो 20% ये भी, यानी टोटल 100%, दोनों मिला लो, कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दोनों सब्जेक्ट बड़े मुश्किल हैं, एक बार छू जाई तो बेटा जल्दी निकलती नहीं है। तो मैजिकल मॉडल पेपर वगैरह बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ये कुछ होता नहीं है मैजिक, है ना, नहीं होता है वो ठीक है, उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं जरूर बोलता हूं बेटा मैजिक क्या होता है ये खुद ही देख लो, एग्जाम के पेपर्स बता रहे हैं, बच्चे खुद बता रहे हैं मैजिक क्या होता है, राइट। तो फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये कुछ खास चीजें बतानी जरूरी थी जो तुम्हारे एग्जाम में जरूर मदद करेंगी। इन चीजों को ध्यान में रखना, मेरी बताई हर एक चीज को, हो सकता है किसी बच्चे की मदद हो जाए, किसी बच्चे की इन्हीं कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के उनकी बैक बच जाए, ठीक है। पढ़ते रहो और मेरी तरफ से सुपर ऑल द बेस्ट।